नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की करूंगा तो एक बड़े अहम विषय पर करूंगा। भारत में एक लॉबी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात बात पर विरोध करती है। इनका काम ही है ये बोल देना कि अरे इस आदमी को तो कुछ नहीं आता, इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता, इनको सरकार चलाना नहीं आता। और ये 8 साल से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए जाते हैं। पिछले 8 साल में पीएम मोदी के विदेश दौरे के खर्चे को लेकर सवाल उठाया। वो किस तरीके का सूट पहनते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, इस पर बयानबाजी हो गई। फोटोशूट पर सवाल उठाया। पीएम मोदी के विदेश दौरे के मार्केटिंग और मैनेजमेंट बताया गया उस दौरे को कि अरे ये तो इवेंट करते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं तो इन्हें तो विदेश नीति क्या होती है ये पता ही नहीं। विदेश नीति जीरो है कहा गया। लेकिन आज मोदी विरोधी ज्ञानियों के पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं। आज मोदी विरोधी भी सन्नाटे में। और यह मोदी पावर ही है कि आज न्यू इंडिया आंख से आंख मिलाना जानता है तो पलटवार करना भी जानता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो भारत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर नजर रख रहे हैं। शायद अमेरिका को भी उम्मीद नहीं होगी कि उसे भारत से इतना करारा जवाब पलटकर मिल जाएगा। लेकिन ये नया इंडिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धरती पर रहकर अमेरिका को करारा जवाब दिया। जयशंकर के जवाब को अमेरिका ने चुपचाप सुना तो भारत में मोदी विरोधी गैंग सन्नाटे में आ गई। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे अमेरिका को जवाब दिया, भारत ने कैसे जवाब दिया, एक बार सुनिए। Human rights issue. No, we did not discuss human rights during this meeting. People are entitled to have views about us. But we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country. यानी अमेरिका जब ये कोशिश कर रहा था कि कैसे भारत को रूस यूक्रेन के युद्ध के मामले में अपने पक्ष में लाया जा सके और रूस के खिलाफ खड़ा किया जा सके, वो जब नहीं हो पाया तो उसने आखिरी हथियार के तौर पर यह कह दिया था कि हम भारत में मानवाधिकार को लेकर जो हो रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। ये वो भारत थोड़ी ही चुप के सुन के चुप रह जाएगा। विदेश मंत्री को आपने सुना, वो कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं अमेरिका में क्या मानवाधिकार को लेकर होता है, उस पर हमारी नजर है और सबकी अपनी राय हो सकती है, तुम भी रखो हम भी रख रहे हैं। अब मोदी पर सवाल उठाने वाले ज्ञानी आज कुछ बोलेंगे। कितने देश ऐसे इस वक्त दुनिया में हैं जो अमेरिका को पलट कर यह जवाब दे सकते हैं कि अपने काम से काम रखो, तुम हमको देख रहे हो हम भी तुमको देख रहे हैं, तुम करते क्या हो। विरोधी नरेंद्र मोदी की हर बात पर सवाल उठाते रहे, मोदी अपना काम करते रहे। यह मोदी का न्यू इंडिया है कि आज भारत अमेरिका को भी पलटकर जवाब दे रहा है। किसी भी संकट में पीएम मोदी देश ही नहीं दुनिया को उबारने के लिए सबसे आगे रहे। रूस यूक्रेन युद्ध हो, श्रीलंका का संकट हो, पीएम मोदी ने श्रीलंका की मदद के लिए आगे आने का फैसला किया। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। वैक्सीन दुनिया में दी। तो अब आज मोदी पर सवाल उठाने वाले क्या कहेंगे? भारत पर रोने वालों को दुनिया के हालात नहीं दिखाई देते, लेकिन मोदी विरोध में भारत में ही सब कुछ गलत दिखाई देता है। आज इस पर डिबेट करूं उससे पहले भारत पर रोने वालों को दुनिया का हाल देख लेना चाहिए। मार्च 2022 में अमेरिका में क्या स्थिति है? खाद्यान्न संकट की चेतावनी देनी पड़ रही है वहां पर। मार्च 2022 जर्मनी में एनर्जी की राशनिंग शुरू हो गई है। 20 साल में तुर्की में महंगाई सबसे ज्यादा स्तर पर है। ऑस्ट्रिया गैस की राशनिंग कर रहा है। रूस में आर्थिक संकट है। यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तबाही मची हुई है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका में इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। नेपाल में विदेशी मुद्रा का संकट है।
पाकिस्तान में क्या हो रहा है आपको दिख रहा है। अफगानिस्तान में तो तालिबान सरकार चला रहा है। यह दुनिया का हाल हो रखा है। लेकिन भारत के हालात देखिए। निर्यात 417.81 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। फरवरी में भारत की आर्थिक गतिविधि में तेजी से सुधार हुआ है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% अनुमानित है, जो कि और होती अगर रूस यूक्रेन का संकट ना होता। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कोविड के बावजूद गरीबी को 1% से नीचे रखा। खाद्य सब्सिडी ने मदद की। यह आईएमएफ की रिपोर्ट भारत के लिए कह रही है। तो अब सवाल यह है कि भारत में कुछ लोग नरेंद्र मोदी को हर बात पर फेल बताते हैं। भाई दुनिया में नजर डालिए तो भारत तो कंपैरिजन में पास है, फिर मोदी फेल कैसे हुए? इसका जवाब विरोधियों के पास है। विदेश मंत्री के अमेरिका को दिए जवाब में तमाम लोगों ने तारीफ की, लेकिन विपक्ष के मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला। दुनिया के तमाम नेताओं ने मोदी की नीतियों की तारीफ की, यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। इमरान खान ने बोला कि किसी की हिम्मत नहीं आज भारत को बोल दे कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए विरोध और सिर्फ विरोध क्यों होता है? आज राष्ट्रवाद में सवाल कि मोदी का न्यू इंडिया अमेरिका को भी नहीं बख्शता, यह विपक्ष को नहीं दिखता। अमेरिका सुने, लेकिन मोदी विरोधी कब सुनेंगे? पीएम मोदी के विदेशी दौरों का खर्चा गिनाने वाले अब कहां हैं? और घर में घुसकर ठोकने वाला इंडिया मोदी विरोधियों को पसंद क्यों नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। सुशांत सरीन सामरिक मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक श्रीवास्तव हैं, सीपीआई के नेता। आशुतोष मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुशांत सरीन जी, पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी के हर बात पर प्रश्न उठा है कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, ना इकोनॉमी संभालने आती है, ना विदेश नीति आती है, इवेंट्स करते हैं विदेश जाकर। लेकिन आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो भारत ने अपना स्टैंड लिया, जिस पर इमरान खान भी बोलते हैं, और अब जो विदेश मंत्री अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, इसके बाद उन विदेशी दौरों के खर्चों का पूरा हिसाब हो गया या अभी बाकी है? यार सुशांत, ये जो विदेशी दौरों के ऊपर जो लोग सवाल उठाते थे, वो भाई जिस तरीके की बड़ी लो लेवल की राजनीति है, वो बात थी। विदेशी दौरे कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको घूमने फिरने का शौक है। और खास तौर पर अगर मोदी जी का प्रोग्राम देखें, 24/7 का प्रोग्राम होता था उनके पास। कुछ और समय होता ही नहीं था कुछ और करने का। लेकिन विदेश दौरे बाकी लोगों ने भी किए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी विदेश नीति रही क्या है। और मेरी नजर में देखिए, विदेश नीति एक मिक्स्ड बैग रहा है एक लिहाज से। कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल चीन के साथ भी कोशिश की, लेकिन अगर चीन दोगला निकला तो उसमें आपकी क्या गलती थी? आपने कोशिश की कि आप अमेरिका और रूस के बीच में एक समन्वय बना के रखें, लेकिन अगर रूस किसी और देश के ऊपर आक्रमण कर देता है तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप फिर यही कर सकते हैं, अपने लिए एक बीच का रास्ता निकालते हैं, अपने हितों को आप डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, और अननेसेसरी जो दबाव होता है उसको नहीं लेते। आप ये नहीं करते कि आप अमेरिका जैसी एक महाशक्ति को आप अननेसेसरली आंखें दिखाते हैं, लेकिन अगर अमेरिका कोई नाजायज चीज आपसे डिमांड करे तो फिर आप उसको एक तरीके से बता भी देते हैं कि वेयर इट गेट्स ऑफ, कि कहां पर बात मान्य है और कहां पर बात मान्य नहीं है। और वो हमने किया है। और खास तौर पर मैं तो काफी मुझे अच्छा लगा जो अभी जो 2+2 की बातचीत हुई, उसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक पहलू तो ये था कि, और जो मुझे नजर आया जयशंकर जी की बातचीत से, वो ये था कि देखिए राजनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर जो हमारे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ आधिकारिक तौर पर, वो बहुत पक्के हैं, तगड़े हैं, और वो आगे बढ़ रहे हैं बनस्बत बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग भारत में भी एक वो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स का एक टोला है, और बहुत सारे लोग अमेरिका में भी उसकी आलोचना कर रहे हैं और भारत की आलोचना कर रहे हैं। इसके बावजूद वो रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको भी एक जवाब दिया गया कि भाई आप जो आलोचना कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। या तो ये होना कि अमेरिका और यूरोप और बाकी ये सारी जो दुनिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है और मानव अधिकारों के लिहाज से हर लिहाज से परफेक्ट है, ऐसी बात तो नहीं है।
अमेरिका में आज आज आए दिन तरह तरीके की नाइंसाफियां होती हैं। तो हमने ये बोला कि अगर आप नाइंसाफियां दिखाते हैं जो हमारे माशरे में भी है, नहीं, और ये बोलना जरूरी भी था, लेकिन जो लोग कमियां गिनाते थे उनसे पूछना होगा कि ये बोलने की हिम्मत भारत में अगर आज है, इतने संकट के बीच में खड़े होकर भी, तो उसकी चर्चा होगी। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो अमेरिका को जवाब दिया गया, ये आपको पसंद आया? इसमें आपको लगा कि हाँ, ये कुछ न्यू इंडिया में कुछ बात है, ये जो तरीका है आंखें मिलाकर बताने का, वो ठीक लगा आपको? देखिए, मुझे विवेक जी को जवाब तो पसंद आया होगा, लेकिन जिसने जवाब दिया वो नहीं पसंद आया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो बहुत पहले से कहते आए हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी 2014 से बहुत फॉल्टी रही है, और सुशांत भाई के साथ तो बहुत डिबेट्स में मैं रहा हूं, और उसमें मैंने तो इनको ये काफी प्रो अमेरिकन लाइनें लिया करते थे इंडिया के लिए, तो मैं उसके खिलाफ था। हमारा ये मानना है कि अमेरिका इज एन इंपीरियलिस्टिक पावर, साम्राज्यवादी पावर है, कैपिटलिस्ट पावर है, जिसने अपनी बढ़ोतरी के लिए एक बड़ा सेल्फिश स्टैंड दुनिया में हमेशा से लिया है, कोल्ड वॉर के टाइम से। एंड इट हैज एक्सप्लॉइटेड सो मेनी कंट्रीज, चाहे इराक का डिस्ट्रक्शन हो, अफगानिस्तान का डिस्ट्रक्शन हो, वियतनाम का वॉर हो, तेल को लेकर के उसकी राजनीति जिसमें गल्फ को खराब किया। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के एक्सप्लॉइटेशन के बिना पर ही यूएस जो है इट हैज सर्वाइव्ड। हमने बहुत बार ये कहा था, और हमने इंडियन गवर्नमेंट को भी और जो ज्ञापन दिए थे उसमें हमने कहा था दैट टोइंग अ टोटली प्रो अमेरिकन लाइन इज डेंजरस फॉर द नेशन। और नेहरू जी की जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, जो नॉन अलाइनमेंट पे बेस्ड थी, हम लोग उसको टो करने के लिए कह रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को। तो हमें इस बात का, तो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट कम से कम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उत्तर देना शुरू कर दिया बोल्ड होकर के। दूसरी बात जो है, फॉरेन पॉलिसी में हमने इनको कहा था कि अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ यू मस्ट हैव बेटर रिलेशंस, इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हमें देशद्रोही करार दे दिया गया था कि साहब ये तो एनिमी कंट्रीज के साथ खड़े हैं। हम एनिमी कंट्रीज के साथ नहीं खड़े हैं। नहीं विवेक जी, लेकिन प्रश्न तो ये है भाई, चाइना से भी तो प्रयास हुआ ही, तो कहा गया अरे देखिए ये तो झूलते थे और यहाँ चाइना ये कर। अरे भाई, चाइना का अगर यही तरीका है तो उसमें देश की विदेश नीति क्या करेगी? मुझे ये बताइए। आपने खुद अभी माना कि मेरी आपकी बड़ी चर्चाएं हुई और आज आपको डिबेट में बुलाने का मकसद भी था। आपको अब जो विदेश नीति का रिजल्ट आया, ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए, ये मूव अच्छा मूव है कि आपने अपने इंटरेस्ट को देखा। अगर रशिया से हमारे को एक अफोर्डेबल प्राइस को ऑयल मिल रहा है या गैसेस मिल रही है, वी हैव टेकन एन इंडिपेंडेंट स्टैंड एंड दैट इज वेलकम। हाउएवर, दूसरी बात ये भी है कि हमने प्रो अमेरिकन स्टैंड लेकर के कुछ गलतियां भी करी हैं, पास में इनको रेक्टिफाई करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जा करके चाइना के खिलाफ कंप्लेंट करना, ठीक है, आउट ऑफ द वे चले जाना। हर्षवर्धन जी, विवेक श्रीवास्तव जी को भी अब विदेश नीति में कुछ अच्छा दिखने लगा है 8 साल बाद से ही। सुशांत जी, आप कुछ कह रहे हैं छोटा सा? मैं बहुत छोटा सा, देखिए यार, मैं यहां पर हम मेरी और विवेक जी की दोबारा से जो एक डाइवर्जेंस है ना, देखिए अमेरिका हमारे हित में है, अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते हमारे हित में है। ये जो नॉनसेंस है ना कि मल्टीपोलैरिटी, कोई मल्टीपोलैरिटी नहीं है। देखिए एक मिनट यार, विवेक आपने बात कर ली ना, मैं यार विवेक एक मिनट बात कर लेंगे। आपने कर लिया, अब चुप करके हम लोग सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, अब क्यों बीच में आप एक तो फिर आपका जो ये वामपंथ आ जाता है ना बीच में, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सुन ले दूसरे आदमी की भी बात। देखिए इशू ये है कि अमेरिका, कोई मल्टीपोलैरिटी नहीं है दुनिया में अगर बिल्कुल है, हो भी रही है मल्टीपोलैरिटी, तो एक मल्टीपोलैरिटी अभी भी है, रशिया, चाइना, अमेरिका मल्टीपोलैरिटी है। अरे यार सुन दो स्टेटमेंट। अच्छा, उनको बोल लेने दीजिए, विवेक जी बोल लेने दीजिए। अभी तो हर्षवर्धन जी और आशुतोष जी बोले नहीं है। सुशांत जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सुशांत, इनकी प्रॉब्लम यह है कि दूसरे की बात सुनते नहीं है, बीच में अपना डंगा लगा देते हैं। सुन तो लो यार, मैं बड़े सभ्य तरीके से आपकी बात सुनी है। देखिए मेरी नजर में अगर कोई दूसरा ध्रुव बन भी रहा है, वो चीन का ध्रुव है। चीन ओपनली भारत के साथ दुश्मनी करता है, ओपनली दुश्मनी करता है। हर चीज में भारत के साथ वो दुश्मनी उसने निभाई है। आज तक कभी कोई उसने अच्छा काम नहीं किया भारत के साथ। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हम चीन और अमेरिका, जिसने कोई हरदम कोई बहुत अच्छा नहीं है, दूध से धुला हुआ नहीं है अमेरिका, लेकिन हमारे लिए तो बेहतर यही है ना कि हम अमेरिका के साथ जुड़े बनस्बत इसके कि हम चीन के साथ, जो ओपनली हमारे साथ दुश्मनी करता है। तो ये जो है ना, ये मल्टीपोलैरिटी, ठीक है। अब इसमें विवेक जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन अभी पहले हर्षवर्धन जी और आशुतोष मिश्रा का एक पक्ष जानना है। हर्षवर्धन जी, जो ये गिनाए जाते थे विदेशी दौरे, अरे देखिए मोदी जी तो विदेश घूमते रहते हैं और ये जो है इवेंट करते हैं, क्या ये उन्हीं विदेशी दौरों और सो कॉल्ड इवेंट्स का नतीजा है कि आज भारत पलटकर अमेरिका को ये बोल रहा है और अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो पलटकर कहे कि तुमने ऐसा कैसे बोला?
सबसे पहले तो सुशांत जी मैं ये कहूंगा कि भारत किसी अमेरिका, किसी चीन, किसी रशिया, इसकी वजह से अब फैसले नहीं लेता है। तो सबसे बेसिक बात से शुरू करेंगे तो सारी बात ठीक से समझ में आएगी। भारत अब अपने हितों के फैसले लेता है। अगर अपने हितों के फैसले के लिए उसे फिलिस्तीन जाना है तो वहां जाएगा, इजराइल जाना है तो वहां जाएगा। इजराइल ऑल वेदर फ्रेंड्स कहेगा तो ठीक है, हम हैं। अगर रशिया जाना है तो वहां जाएगा। अगर उसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करनी तो वहां भी जाएगा। अमेरिका से भी बात करेगा, तब भी बात करेगा जब डोनाल्ड ट्रंप थे और तब भी जब जो बाइडेन थे। लेकिन इस सब के बीच में हम लोग वो सब भूल जा रहे हैं कि जब हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो जब हम एक खास चश्मे से, एक आयातित विचारधारा के चश्मे से देखते हैं तो हमें चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ये मल्टीपोलर कहाँ हुआ भाई? ये तो वही बाइपोलर वर्ल्ड है, यही वही कोल्ड वॉर वाला वर्ल्ड है। दुनिया बदल रही तो उसमें क्या है? अब मल्टीपोलर यूं होता है कि अमेरिका नाराज है और उसके बीच में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील डन हो जाती है। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है कि देखो ये जो कर रहे हो तेल वाला सौदा मत करो, मुंह पे बता के आए कि भैया तुम एक दिन में जितनी डील यूरोप वाले करते हो उतना तो हम महीने में नहीं करते। जब दुनिया कह रही थी कि क्या कोई देश है जो ये समझा पाए कि पुतिन आपको सीधे किससे बात करनी चाहिए, तो व्लादिमीर पुतिन को समझाने वाला एक नेता अकेला, कोई समझाने की हैसियत पे नहीं है। क्योंकि जिनपिंग तो वैसे भी तानाशाह आदमी है, वो तो देश है नहीं, वो तो एक विचारधारा का बंधक देश है, तो वहां की तो बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन एक देश है जिसने बात कर ली और वो बात किया। सिर्फ बात नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बात जो बाइडेन के साथ जब वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें 2+2 में उनके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे, उसमें कहा कि आपने ये वर्चुअल मीटिंग इनिशिएट की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहां वाले तो बड़े छटपटा गए, कह रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बुला रहा है। फिर वो भूल गए कि जब क्वाड की शुरुआती मीटिंग बुलाई थी जो बाइडेन ने, तब भी यही था और उस वक्त ही वायरस के दौर में था। विश्व गुरु आप नहीं है सर। चीजें जब आप देखेंगे अगर आप तो आपको समझ में आएगा खरीद कि लेते हैं और अमेरिका के खिलाफ बोल देते हैं तो आप विश्व गुरु नहीं है। नहीं, तो विश्व गुरु कैसे होते हैं सर? विश्व गुरु कैसे होते हैं कि श्रीलंका को बर्बाद कर दे और कहें कि अब मेरी हैसियत नहीं है, चाइना कहे कि अब मेरी हैसियत नहीं है, मैं श्रीलंका को बेल आउट करूं। कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की मीटिंग नहीं है, बेहतर थी और ये वापस नेहरूवियन पॉलिसी के ऊपर आए हैं। हम एक सम्मानित चैनल पर हैं। अरे भाई एक मिनट, इंडिया विश्व गुरु नहीं है ये कह के विवेक श्रीवास्तव जी अंदर से क्या महसूस होता है आपको? ये कह देना नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए ना, इंडिया को कोस के क्या मिलता है? नहीं, इंडिया को नहीं कोस रहे, नहीं चलेगा सर, देखिए खत्म हो गया तो इसलिए कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। नहीं, ये नहीं चलेगा करने के बजाय, नहीं चलेगा, कंट्री में कंट्रीब्यूट करने के बजाय पाएंगे, नहीं हो पाएगा। मैं पूरे शो में आपको बोलने नहीं दूंगा विवेक श्रीवास्तव। पहले आप चुप हो जाइए, पहले मेरी बात हो रही थी उसको खत्म होने दीजिए, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, बोलिए। अब आप आए सही रास्ते पे, ऐसे ही रहा कीजिए तो आप अच्छे दिखेंगे। ये कम्युनिस्टों वाला जो तानाशाह तरीका है ना, अरे आप चुप करिए यहाँ पे, तो मैं वही कह रहा की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो भी दुनिया के देश हैं जिन्होंने अपने हितों के लिहाज से अपनी वो विदेश नीति प्रभावी हो गई, ये बताइए ना सीधी बात। नहीं तय की, वो पाकिस्तान बन गया, वो अफगानिस्तान बन गया, वो श्रीलंका बन गया, और यही होगा उसके साथ। ठीक है, एक मिनट विवेक जी, अब आप अभी रिस्पॉन्ड ना करें, मैं आपको मौका दे दूंगा। आशुतोष मिश्रा, मुझे ये बताइए, जब पड़ोस में दिखे कि श्रीलंका तबाह हो रहा है, जब पड़ोस में दिखे कि पाकिस्तान जो है वो परेशान है, तबाह हो रहा है, अफगानिस्तान की क्या हालत है वो दिख रहा है, चीन भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो मुझे तो नहीं दिखता, आपको दिखता हो या विवेक जी को दिखता हो तो पता नहीं। दुनिया में हर जगह, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका में महंगाई जो है वो चरम पर है और उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। उसके बावजूद अगर इंडिया अपने स्टैंड ले, अगर ये देखते हुए कि अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, अगर कुछ करेगा तो भी हम निपट लेंगे, हमारी ये हालत है, ये अभी हैसियत है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई रोल है या नहीं, या अभी भी नरेंद्र मोदी फेल ही है, उनको कुछ नहीं आता है? तो पहले आपके जवाब देने से पहले आपने 2 तथ्य पेश करे, उसमें आपको भूल सुधार करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ब्लिंकन ने जो बात कही थी वो जयशंकर के मुंह पर कही थी। उस समय तो जयशंकर के मुंह में दही जम गई थी। बाद में जाके वो जो है
देर से आई प्रतिक्रिया, जब यहाँ पे शरद पवार ने कहा कि भैया तुमने जवाब क्यों नहीं दिया इसका, तो वहां पे जवाब देने लगे। पहली बात, ये भूल सुधार करिए। दूसरी, आप जो आईएमएफ का पेपर कह रहे हैं, वो आईएमएफ का पेपर नहीं है। आईएमएफ ने उस पेपर को कमेंट्स के लिए डाल रखा है और उसको लिखने वाला एक मोदी भक्त है। ये जिसने भी उस पेपर को पढ़ा है उसको मालूम है। तो ये दो गलत जो आपने तथ्य पेश करे, अब आपको मैं थोड़ा मैं भी ठीक कर दूं। आप ये उम्मीद कर रहे थे कि ब्लिंकन ने कहा तो उसी वक्त वहां पर हम लोग जैसे डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट शुरू होनी चाहिए थी। जब विदेश मंत्री जयशंकर से प्रश्न पूछा गया, जब विदेश मंत्री जयशंकर से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। डिप्लोमेसी में ये होता है। अगर आप सोच रहे हैं वहां 5 बजे की डिबेट चल रही है और ब्लिंकन और जयशंकर आपस में तू में मैं करेंगे, तो आशुतोष जी आप कर सकते हैं, ये विदेश नीति में नहीं होता। आप अपना जर्नलिस्ट के सामने जो बात कह सकते हैं वो ब्लिंकन के मुंह पे क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई मुझे ये बताइए, जर्नलिस्ट पूछेगा तभी कहेंगे ना आप। आशुतोष जी, ये तो बेसिक समझ होती है किसी पत्रकार की कि जो डिसेंसी है वो ये है कि आप, अरे भाई जो उन्होंने कहा कि आप यूरोप जो है वो आधे दिन में जो खर्च करता है वो महीने में करते हैं, वो ब्लिंकन के सामने बोला ना। वो आपस में लड़ाई थोड़ी करेंगे कॉलर पकड़कर और अपने पत्रकार के सामने कहें दूसरे के कहें। भाई अमेरिका को सुनाई दे रहा है ना कि कहां कह रहे हैं। तो नहीं जवाब दे सकता है वहां पे विदेश मंत्री भारत। अरे भाई एक मिनट सुशांत, एक मिनट अब आप थोड़ा रुकिए। अब ये मामला आप दूसरी तरफ ले गए। सुशांत सरीन जी, क्या एस जयशंकर को ब्लिंकन का कॉलर पकड़कर झकझोर कर कहना चाहिए था तुम्हारी हैसियत कैसे हुई, तभी मामला माना जाता कि हमने हिम्मत दिखाई। नहीं तो ये तो हमने अपनी मीडिया के सामने कह दिया। ब्लिंकन को तो पता भी नहीं चला होगा कि जयशंकर ने क्या कहा है और अमेरिका में रह के क्या कहा है। भाई आशुतोष जी जो हैं वो चाहते हैं कि वहां पर दंगल होता और दोनों अपने पतलून उतार के एक दूसरे को उठक पटक करते वहां पर, अगर आप तो बहुत इनको मजा आता, लेकिन ऐसे होता नहीं है नॉर्मली। अब इनको आशुतोष जी ऐसा नहीं होता सर। आशुतोष जी ऐसा नहीं होता सर। जो कूटनीतिक मर्यादाएं हैं इनको कोई अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। अब उसमें तो कुछ नहीं हम बोल सकते। अब ये जितनी इनकी समझ है ये उसी हिसाब से बात कर रहे हैं और अब इनको कोई सीरियसली भी नहीं लेता, इसीलिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट आशुतोष जी एक मिनट सबके लिए स्पष्ट है। मैं एक काम करता हूं, देखिए सब लोग, आप लोग सीनियर लोग हैं, आपने सुशांत सरीन जी को सुन लिया, ऐसा नहीं होता। विवेक जी, क्या आपको लगता है एक डिप्लोमेटिक चैनल में या डिप्लोमेटिक तरीके में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लें और कहें तूने ऐसा कैसे कह दिया? पत्रकार सवाल पूछता है, जवाब दिया जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका में रहकर यह जवाब दिया है, क्या यह काफी नहीं है? अमेरिका को नहीं पता विदेश मंत्री ने क्या कहा? देखिए इसको मेरे ख्याल से हम लोग शब्दों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज टू बी यूज्ड या वोकैबुलरी टू बी यूज्ड पे। लेकिन इसमें देखिए आपको मानना पड़ेगा कि हमारा जो स्टैंड 2014 से था, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्टैंड था, फॉरेन पॉलिसीज का स्टैंड था, 100% एफडीआई का स्टैंड था हमारा एक। ये सारी चीजें जो हैं नाउ दे आर ऑन द रिवर्सल। हम लोग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के फेवर में नहीं थे, हम फॉरेन मल्टीनेशनल्स के फेवर में थे, बड़े बिजनेस हाउसेस के फेवर में थे। कम्युनिस्ट पार्टी वाले, लेफ्ट वाले, बहुत सी सेक्युलर पार्टीज हम लोग अपोज कर रहे थे इन मूव्स को। यहां तक कि पुरानी आरएसएस जो गोवलकर वाली है वो भी इसके खिलाफ थे, इनके अपने स्वदेशी जागरण मंच वाले भी इसके खिलाफ थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। तो ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बदलाव ये ला रहे हैं, ये नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे वापस जा रहे हैं, विच इज अ वेलकम चेंज। आप नॉन अलाइंड रहिए, जहां इंडिया का फायदा है उसे देखिए, टोटली कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब मैं इकोनॉमी वाले एंगल पर सर आऊंगा, उससे पहले अब आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैंने तो मुझे तो जो कहनी थी मैंने साफ साफ आपसे कह दी, वो तो सुन लिया। उसके आगे भी तो है सर कि अगर आप अभी भी आपको नरेंद्र मोदी फेल दिखते हैं। आप ये बताइए कि जब आपके यहाँ भूखमरी बढ़ रही है, आपके यहाँ गरीबी बढ़ रही है, आपके यहाँ जो है भूखमरी कहाँ बढ़ रही है? कम हो रही है, तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ जब वोट मांगने जाते हैं तो भाजपा के नेता 80 वर्सेस 20 पे वोट मांगते हैं। आज भी वो जो है अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे वोट नहीं मांगते हैं। और ये जो बातें करते हैं आप न्यू इंडिया, ये जो जैसे कि विवेक जी कह रहे हैं, ये पुरानी नेहरूवियन नॉन अलाइंड मूवमेंट का वो है कि हम अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे, उसके बाद हम रूस से भी। अच्छा ठीक, अब मुझे ये बताइए आशुतोष जी, देखिए ये मुझे बता दीजिए। ये कहना नहीं आशुतोष जी जरा सुन लीजिए ना। आशुतोष जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आशुतोष जी मुझे नहीं पता आप कहाँ क्या करते हैं, कितना आपने यूपी इलेक्शन कवर किया नहीं किया, मुझे नहीं पता।
मैं बस ये कह रहा हूं आपसे कि आप अगर ये कह देंगे कि देश में भूखमरी है और इसीलिए बीजेपी हर जगह चुनाव जीत रही है सिर्फ 80-20 करके, तो ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अगर 80-20 पे जीत रहे होते तो उनका वोट प्रतिशत 40% नहीं होता सर, तो वोट प्रतिशत भी ऊपर चला जाता। यूपी में आपने कवर किया तो सिद्धार्थ सिंह ने क्या कहा? अरे भाई, सिद्धार्थ सिंह ने कुछ कहा हो, मैं आपको बताता हूं। गरीब आदमी ने कहा कि मैं इसलिए नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को वोट करूंगा क्योंकि मुझे भूखा नहीं सोने दिया। आप कहेंगे टेलीविजन पर बैठकर तो लोग नहीं सुनेंगे ना सर। किसान के खिलाफ थे ये बात तो सिद्धार्थ सिंह जो कि बीजेपी, अरे भाई, किसान के खिलाफ थे। किसान लाइन लगाकर अडानी के साइलों में जो है वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है पंजाब में। आप लोग जो है ये बातें, भाई मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी का विरोध करना कीजिए ना, लेकिन सही चीजों पर तो कीजिए। नैरेटिव बनाते ही ये दिक्कत है। हर्षवर्धन जी मुझे बताइए, इस देश में आप सही बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे छुपा रहा हूं सर? मैं कैसे छुपा दूंगा? आप बताइए मुझे, कहां गरीब लोग भूखमरी से मर रहा है, मुझे दिखाइए आप। आज भी ये बात नहीं, इकोनॉमिकली देखिए वी आर अंडर हेवी डेट, इसको तो मानना पड़ेगा। जगह जगह जाके बजरंग मुनि ऐसे इनके नेता जो है नंगई करते हैं, वो है असलियत इनकी। ये हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, इससे आप नहीं छुपा सकते हैं बात। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स करके जहां आपको लगता है जीत गए, वो कम्युनल पॉलिटिक्स से जीत गए, और जहां हार गए वहां पब्लिक ने उस कम्युनल पॉलिटिक्स को नकार दिया। सीटें गिरी हैं, कहीं कहीं 200, 300 वोटों से जीते हैं यूपी में। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, एक तो जयशंकर साहब ने कॉलर नहीं पकड़ा तो मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं है। दूसरा, 200, 300 वोट से जीत रहे हैं, क्या जीत रहे हैं? और कम्युनल वायलेंस फैलाकर और कम्युनल प्रोपेगेंडा फैलाकर जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भी फेल है इनकी नजर में। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि कुछ बेसिक्स होते हैं, और अगर उसको हम लोग जान समझ के डिबेट में बैठेंगे तो कम से कम दर्शक ठीक से समझेगा, हमें लगेगा कि हाँ ठीक है। पहली बात तो ये कि ये वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा है। ये कोई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से ऐसे कंसर्न हैं जो अमेरिका में और दूसरे देशों में भी ह्यूमन राइट्स को लेकर हैं। मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप पहली बार किसी भारत की सरकार ने किया है, लेकिन आगे के स्टेप पर इस देश की सरकार को चलना है, मोदी सरकार को चलना है, डॉक्टर एस जयशंकर को चलना है। और अब हमें भी अपने ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स के ऐसे एसोसिएशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन वो तैयार करने चाहिए जो अमेरिका सहित जो ऑलरेडी हैव इट इन प्लेस, लेकिन आप मैनिपुलेट करते हैं ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स। बीच में बोलने लगे, ये इनकी क्या खराब आदत है। पुलिस नहीं, ऑलरेडी क्या आपको मालूम नहीं है ह्यूमन राइट्स कमीशन की बॉडी ब्यूरो को बैठा लिया आपने? ये बड़ी दिक्कत है सुशांत जी। विवेक भाई प्लीज, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास आऊंगा। चलिए, ये दरअसल समस्या समझिए सुशांत जी, है क्या ना कि सलीके की बात अगर लोग सुनेंगे तो फिर वो समझने लगते नहीं है कि ह्यूमन राइट्स तो लोगों का चेहरा सामने आ जाता है, तो इससे बचते हैं। तो पहली बात तो, अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको और ज्यादा मुझे हंसी आई जब कहा गया कि जो IMF पे पेपर है वो कमेंट के लिए सिर्फ रखा हुआ है और उसको मोदी भक्त ने लिखा है। अब IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है गीता गोपीनाथन, भारतीय मूल की हैं, जो अगर हम कहें कि पहले जो दूसरे लोग रहे तो रघुराम राजन को आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो राहुल गांधी के भक्त थे, या उनको कौशिक बासु को आप क्या कहेंगे, या किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब इकोनॉमिक पेपर सबमिट होते हैं तो उसकी सैंक्टिटी को इस तरह से हल्का करना डिबेट में ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि आप उसकी सैंक्टिटी जब आप करते हैं तो किसी भी ऐसे पेपर की, और वो IMF का पेपर है जिसमें भारत, विवेक श्रीवास्तव जी इसमें आप जो अपनी बात कर रहे थे वो कहें, लेकिन साथ ही एक बात जो आपने एक लाइन कही थी, कुछ दर्शक पूछ भी रहे हैं, आपने कहा इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, मतलब हम जो है कंगाली के मुहाने पर खड़े हैं। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, जरा वो भी बता दीजिए। ये मैं इस आधार पे आपसे बड़ी क्लियरली कह रहा हूं कि जो गलतियां श्रीलंका ने राजपक्षे के आने के बाद करी थी वही गलतियां जो है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की वजह से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नेशन ने इकोनॉमिक फ्रंट पे करी हैं। करेक्शंस अभी ये कोशिश कर रहे हैं, अब ये भी थोड़ा नॉन अलाइनमेंट की तरफ आ रहे हैं, रशिया से भी बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं, क्यूबा के साथ इन्होंने रिलेशन अभी पिछले हफ्ते इंप्रूव करे हैं, एक क्रेडिट बहुत बड़ा सा इन्होंने क्यूबा को दिया है, कम्युनिस्ट नेशंस, a lot of corrections are taking place now। लेकिन the fact of the matter is कि हमारी इकोनॉमी फिलहाल टैटर्स में है। आपकी बोरोइंग्स जो है वो 83% ऑफ GDP हो चुकी है, श्रीलंका की 95% है, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, बड़े बुरे हालत में है।
और श्रीलंका बड़ा छोटा देश है, उसको बेल आउट करना, बचाना या फॉरेन पावर्स की मदद से उसकी मदद करना आसान काम है। वी आर अ वेरी ह्यूज कंट्री। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, माई फैमिली इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो आप कह रहे हैं खुशी नहीं मिल रही है सब बोलने में। देश जो है, ठीक है, मैंने सुन लिया। आपने कहा बोरोइंग इंडिया की बढ़ी हुई है, इसलिए बैंकरप्ट हो जाएगा इंडिया। सुशांत सरीन, दूसरी बात, नहीं, एक मिनट, अभी रुकिए, दूसरी बात नहीं, अभी इस पर है, एक मिनट, सुशांत सरीन, संजीदा बात हो रही है, तो विवेक का जरा माइक बंद करना, बिकॉज ये नहीं तो इंटरप्ट करेंगे। ठीक है, विवेक जी का अभी ऑडियो कम रखिए, जब मैं उनको मौका दूंगा तभी ऑडियो अप होगा। अब सुशांत जी देखिए, पहली बात तो सुशांत ये है कि मानव अधिकारों के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर जब मैं कम्युनिस्टों की बात सुनता हूं ना, तो मुझे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आता, क्योंकि इन दोनों चीजों का इन लोगों का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने मानव अधिकारों के साथ किया है चीन में, रूस में, तमाम दुनिया में, वो सबके सामने है, और अर्थव्यवस्था का किस तरीके से भट्टा बिठाया जाता है वो भी सबके सामने। अब जो ये मामला रेस कर रहे हैं कि भारत का जो डेट है, देखिए जो 80% की ये बात कर रहे हैं, 83% की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर जो जीडीपी है आपकी, उससे अगर 60% से ज्यादा हो तो शायद 60% से कम रहे तो बेहतर होता है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं, जापान फॉर एग्जांपल, उनका 240% है। जो इनका फेवरेट मुल्क है, इनकी जो असली मातृभूमि या कर्म भूमि है चीन, उनका भी 150-200% है डेट टू जीडीपी रेशियो। तीसरी चीज, भारत का तो अभी 83% पे है। सिर्फ डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से नहीं देखा जाता, आपके और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जिसके रेशियोज के हिसाब से आप ये देखते हैं कि वो जो डेट आपका है क्या वो सर्विसेबल है या नहीं है। जो श्रीलंका का केस था, उनका जो उन्होंने कर्जा ले रखा था वो बेशक जीडीपी का सिर्फ 95% था, लेकिन वो जो अर्थव्यवस्था उनकी थी वो उस डेट को सर्विस करने के योग्य नहीं थी। उसका एक कारण यह था कि उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बैठ गई थी। उसका दूसरा कारण यह था कि बहुत सारे जो उन्होंने लोन्स ले रखे थे वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाए थे जो इकोनॉमिकल नहीं थे, उसको यूज करके वो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही थी। जो खास तौर पर चीन ने जो प्रोजेक्ट लगाए थे और बहुत सारी इस तरीके की हिमाकतें करी थी श्रीलंका की सरकार ने, जो भारत का केस नहीं है। भारत के अगर आप बाकी रेशोज देखें, वो सारे के सारे जो हैं वो आपकी जो डेट सर्विसेबिलिटी है वो बहुत आसान है भारत के लिए। अब थोड़ा रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव जी जो है वो तब से चेहरा हिला रहे हैं कि नहीं सब आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप सर। अब सुनाइए क्या गलत बोल रहे हैं। आप कर रहे हैं बेकार में चीजों को। वी आर इन अ वेरी बैड शेप, और कुछ जो हमने स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज को डेवलप नहीं किया, रूरल एंटरप्राइजेस को डेवलप नहीं करा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। विवेक भाई मेरा प्रश्न सुनिए, विवेक भाई सुनिए, जी आपने एक बात कही कि हमारा जो डेट है, हमारा जो कर्ज है वो 83% है, और वो जो है बताता है कि हम बर्बाद लेवल पे है। ठीक, आपने कहा ये खतरनाक लेवल पर है। सुशांत सरीन ने आपको फैक्चुअली रिस्पॉन्ड किया कि भाई इसमें और अलग अलग पैरामीटर्स देखने होते हैं। उन्होंने कहा जापान के लिए देखिए 240% है, चीन के लिए देखिए वो 140% है, सिर्फ उसको देखकर नहीं हो सकता। अब इस पर ना फैक्चुअल जवाब दीजिए। फैक्चुअल बता देता हूं, फैक्चुअल जवाब। सुशांत भाई, I'll address it to you, मतलब I don't divert by accusing। आज आप इतनी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, पहले ये बताइए, ये क्या खा के आए हैं? मुद्दे पे आ रहा हूं मैं डायरेक्ट। नहीं, वो सुशांत भाई के साथ डिस्कशन में थोड़ी अंग्रेजी यूज होती रहती है, या अंग्रेजी डिबेट में ज्यादा है मेरे साथ। तो सुशांत सरीन जी सुनिए अब बात को क्लियरली देखिए। वी आर ऑल्सो नॉट इन अ पोजीशन टू सर्विस दिस डेट। हम इसको भी सर्विस करने के ज्यादा उसमें औकात हमारी फिलहाल नहीं है। उसके रीजंस आप सुन लीजिए। जिन कंट्रीज का आपने मेंशन करा है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, उनका जो बेस ऑफ इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर किसी देश की मैन्युफैक्चरिंग वीक होती है तो वो देश इकोनॉमिकली उसका बंटाधार होता है। हमारे देश के, और ये चीज प्रधानमंत्री ने भी एक्नॉलेज करी थी जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात 1-2 साल पहले लाल किले पे खड़े होकर के करी थी, लेकिन इट वाज अ लिटिल टू लेट, और उसके बाद भी हमारे देश की स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज ग्रो नहीं कर पाई है सर। आप दिल्ली के अंदर ही आप टूर करिए, आप गाजियाबाद में जाइए, आप नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, यू विल सी दैट 70 to 60% ऑफ द इंडस्ट्री वो खत्म हो चुकी है इस पर। और इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया था इस सरकार ने बड़े बिजनेस हाउसेस की तरफ, और लेकिन वो बड़े बिजनेस हाउसेस बेल आउट नहीं कर पाए नेशन को। तो ओवरऑल देखिए, आप सर्विसिंग के उसमें है नहीं। आप उसको तब सर्विस कर सकते हैं
जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल A1 चले। चाइना की चल रही है, जापान की चल रही है, उनका जो मॉडल है मैन्युफैक्चरिंग का वो एक्सपोर्ट बेस्ड है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुन लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ 2-3 महत्वपूर्ण बातें। देखिए, हमारा जो रियल जीडीपी डेट रेशियो है वो 69 पॉइंट समथिंग है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $606+ बिलियन है। इसका मतलब अगर समझते होंगे तो मेरे ख्याल सबको समझ में आएगा कि जिसके पास इतनी विदेशी मुद्रा भरी हो वो कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता, एक सामान्य समझेंगे। तीसरी बात, जब हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था टूट गई और चीन की बड़ी अच्छी है, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। 40% मैन्युफैक्चरिंग लाइन वो पिछले 2 सालों में चाइना से आउट हो गई, जो ऑस्ट्रेलिया की, जापान की और कोरिया की 3 बड़े देश हैं जो वहां से निकलने वाले हैं। जाहिर है वो निकलेंगे तो कहीं एक ऐसा देश खोजेंगे जहां उनको चीन जैसी शर्तें मिले, चीन जैसा सस्ता श्रम मिले और जहां से एक्सपोर्ट मार्केट वो खोज सकें। उसमें भारत प्रमुख बाजार में है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत है, भारत के अलावा दूसरे देश भी हैं, मलेशिया है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, लेकिन भारत भी उसमें प्रमुख बाजार में है। चौथी महत्वपूर्ण बात, जब हम कहते हैं कि भारत में उद्योग पूरी तरह से बंद हो गए और एमएसएमई खत्म हो गई, ये ठीक बात है कि जब चाइनीज वायरस आया उस कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में ये असर हुआ, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो 90% पर हम आ गए। यानी जिसको हम कहते हैं ना कि अगर 100 पे चल रही थी तो फिर से 90% पे आ गई। अगर इतने सामान्य आंकड़े किसी को नहीं समझ में आते हैं तो अर्थव्यवस्था पर बात आप गलत कह रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के डेटा आप पढ़े थोड़ा, इट हैज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, बिल्कुल खत्म की कगार पे है आपका। अरे आपने बड़े बिजनेसमैनों और मैंने तथ्य बताया, कुछ नहीं बता पाएंगे। एक तथ्य अगर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। अर्थव्यवस्था जिसको नहीं पता होता उसको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आप सुनिए, अर्थव्यवस्था कम्युनिस्टों से ज्यादा किसी को नहीं पता है। अभी जब हमने हड़ताल कराई थी, सुनिए, कोई बर्बाद नहीं करा। 28 और 29 मार्च की जो हड़ताल हमने कराई थी उसमें सारे बिजनेसमैन अर्थव्यवस्था की शुरुआत ज्ञापन दिया गया। सुनो पहले सर, सुनिए पहले सुशांत जी, डायरेक्ट इंटरेक्शन एंटरप्रेन्योर्स के साथ हुआ है, उसमें सबने यही बोला है। सुनिए, हड़ताल होती है पॉइंट पे आइए ना, बिल्कुल हड़ताल होगी। मूवमेंट है तो हड़ताल करेंगे, फार्मर बेस मूवमेंट है तो हम बिल्कुल करेंगे। पूरी तरह से ना कि आपको कैपिटलिस्ट पॉलिसी लेकर के देश को एक्सप्लॉइट करने देंगे। जो जनता को बर्बाद ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, आपका एक पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एक खराब ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है। विवेक भाई जो महिला यूनियन है महिलाओं को बर्बाद करेगी, ये बर्बादी का दूसरा नाम कम्युनिस्ट। बर्बादी नहीं होती है, वर्कर मूवमेंट और किसानों की मूवमेंट एक पार्ट। अच्छा, नहीं, एक मिनट विवेक भाई, नहीं, एक मिनट, आशुतोष जी आ रहा हूं आपके पास। एक तो जो डेट का डेटा आप बता रहे हैं वो मुझे अभी मैं जस्ट रिसर्च भी कर रहा हूं तो कुछ अलग ही दिख रहा है। जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं 60% के आसपास ही दिख रहा है। नहीं, रुकिए ना, 60% के आसपास दिख रहा है। दूसरा, मैं अभी पढ़ के बता रहा हूं भाई। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूं 83% ऑफ द जीडीपी मैंने बोला है। हाँ, ठीक है। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर देश, मान लीजिए आपको ही थोड़ी देर के लिए मानते कि एकदम कंगाली की कगार पर है, तो इसका मतलब सरकार को जो वो पेट्रोल पे टैक्स वैक्स ले रही है कम नहीं करना चाहिए, ये तो आप मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बता देता हूं उसका सोल्यूशन। इन्होंने करा क्या है, अपीजमेंट ऑफ द बिग बिजनेसमैन के चक्कर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनके बढ़ गए हैं। बिजनेसमैनों को जो लोन माफ करें उसके आंकड़े आप प्लीज गूगल पे अभी चेक करके देख लीजिए कि कितनों के माफ करे गए हैं, कितनी स्पेंडिंग्स दी गई हैं। सरकारी बैंकों का पैसा गया कहां कि सरकारी बैंक घाटे की सुनिए, मैं आपसे सुनिए ना विवेक भाई, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, पेट्रोल की कीमत अभी नहीं घटानी चाहिए ना? नहीं, इनकी गर्दन पकड़ो ना, जो बड़े बड़े सेठ बैठे। अरे पेट्रोल की मैं बड़े बड़े सेठ पर आऊंगा। पेट्रोल की कीमत नहीं घटनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, नहीं तो देश कंगाल हो जाएगा। गिरानी चाहिए, बिल्कुल गिराइए। आपको पेट्रोल की कीमत गिरानी चाहिए। अरे कंगाल देश पेट्रोल कैसे सस्ता देगा, आप कह रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं बेच सकते? आप बेचिए ना। आप जो बड़े बड़े सेठ बैठे हैं इनकी गर्दन पकड़ करके निकलवाइए, इनकी गर्दन पकड़ के बेच दीजिए, ठीक है, और इनकी कंपनी बंद करा दीजिए, और उसके बाद वो जो बेरोजगार होगा उसको पैसा कौन देगा और उसको रोजगार कौन देगा? चीन पैसा लेकर। नहीं सर, जो सरकार का पैसा बोरो करके बैठे हैं सरकारी बैंकों का, आप उनके कर्जों को माफ कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के को फंड करते हैं, इलेक्शन को चंदा देते हैं आपको। अच्छा, नाम गिनाइए कौन कौन है, नाम गिनाइए कौन कौन है लेफ्ट को। वो बिजनेसमैनों के नाम देखिए। अब वो, अरे सुशांत भाई पूछिए ना, ये क्या जी, ये उद्योगपति का नाम बताएं, किसका? नहीं, नाम नहीं पता। इनका खाली स्टेटमेंट आएगा, इंडिया कंगाल हो गया तो हो गया। अभी डालो, अभी आप डालिए। अडानी साहब ने कितने डाले? अरे आप नाम बताइए भाई, डेटा बताइए ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ डेटा बताइए। डेटा सारा है सर। ये हेर फेर की जो बातें होती है ना कि कॉमन मैन को ज्यादा टैक्स करो,
और सेठ जी से पैसा लेके चुनाव लड़ो और उनके जो कर्जे हैं उसको करो माफ। सुशांत सरीन जी, मुझे आशुतोष जी आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। सुशांत सरीन जी, मुझे सरकारी बैंकों का पैसा, मुझे विवेक भाई को देख के अपना वो क्लासमेट याद आ रहा है जिसके पास हर क्वेश्चन का जवाब था, लेकिन उसको एग्जाम में नंबर पता नहीं क्यों नहीं आते थे। तो इनके पास सारा सोल्यूशन है पर इनकी सीटें नहीं आती। पब्लिक को इन पर भरोसा नहीं है कि ये कर सकते हैं। विवेक जी की प्रॉब्लम एक और है, इनके पास हर चीज का जवाब है और वो जो जवाब है वो गलत जवाब होता है। तो अब इनकी प्रॉब्लम ये है, अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब वो जिस विचारधारा के हैं वो यही जवाब देंगे, इसके अलावा कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आज तक ना तो कोई उद्योग चलाया है, ना इनको पता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ना इनको कोई नॉलेज नहीं है उसकी। इनके हाथ में कोई देश आ जाता है, कोई प्रांत आ जाता है, उसका भट्टा बिठा देते हैं ये लोग। तो इनसे मतलब कि ये अपेक्षा करना कि वामपंथी जो हैं वो कोई अकलमंद पॉलिसी लेकर के आएंगे, वो नहीं लेके आएंगे। और जिस तरीके की ये बात जो कर रहे हैं, जिस तरीके की ये जो बात कर रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल बेचना चाहिए। एलआईसी को क्यों नहीं बेचना चाहिए? सरकार का कोई काम नहीं है, सरकार का कोई काम नहीं है कंपनियां चलाना, ये सरकार का काम नहीं होता। और सरकार नहीं चला सकती पैसा छेड़ दो, सरकारी बैंकों के पैसे को बांट दो। आरबीआई हम आपसे एग्री नहीं करते। आरबीआई इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, मतलब कि आरबीआई कमर्शियल बैंक है। उसके पैसों को छेड़ने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना। रिजर्व को तो कभी नहीं किया 1947 के बाद से। अरे भाई किसी ने नहीं किया सर, किसी ने नहीं किया तो किसी और को भी नहीं करना चाहिए। जब देश उस हालात में है, जब भाई 1947 के बाद कोरोना का संकट भी तो नहीं आया था ना सर। दुनिया अलग स्थिति में है आज की तारीख में। अमेरिका बाप बाप कर रहा है, ब्रिटेन बाप बाप कर रहा है। सर आप क्या चाहते हैं कि उसी घिसी-पिटी पॉलिसी पर चलते रहें? निकम्मी सरकार को बचाने के एक्सक्यूजेस हैं। ये कैसे निकम्मी सरकार को बचाने के एक्सक्यूज हैं? जरा मुझे समझाइए विवेक श्रीवास्तव जी, कैसे निकम्मी सरकार? मुझे ये बताइए, एक मिनट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, उसका पैसा जो लग रहा है वो कहां जाएगा घूम फिर कर? नहीं, सरकारी बैंकों में जो कॉमन मैन की सेविंग है उसको उद्योगपति को देने का आपको क्या अधिकार? नहीं, कैसे दे दिया भाई? आपने कह दिया बैठकर यहाँ कंगाल हो रहा है इंडिया, हम मान ले बैठकर। अभी बैंक कंगाल हुए हैं। बैंक क्यों कंगाल हुए? बैंक इसलिए कंगाल हुए, सुनिए मैं आपको बताता हूं बैंक क्यों कंगाल हुए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को इस देश के अंदर करप्ट करके छोड़ दिया पिछली सरकारों ने। फोन पर उठा के आप लोग लोन देते थे और कह रहे हैं कि बैंक क्यों करप्ट, बैंकिंग सिस्टम क्यों ध्वस्त हुआ है। अरे विवेक जी, मुझे तो कम से कम मत समझाइए, मुझे मत समझाइए सर, मुझे बिल्कुल पता है बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता था और क्या होता था इस देश में। आशुतोष जी बोलिए अपनी बात। तो पहली बात तो जरा सा त्रिपाठी जी को करेक्ट करना चाहूंगा। आईएमएफ का पेपर गीता गोपीनाथ ने नहीं लिखा है, श्री विरमानी ने लिखा है, इसलिए ये तथ्य को सही करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरी बात चले, अगर हम लोग चले ये कहा अच्छा ठीक है, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा है हर्षवर्धन जी, वो बोलने फिर आप बोलिएगा, वो बोलने फिर आप बोलिएगा। नाम लेके आपने कहा, बीच में ना बोलिए, सुनिए, आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, आप जरा शांत होइए। तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा मुझे। देश में दिक्कत क्या है कि जो टॉप 10% के लोग हैं उनके पास 57% जो है नेशनल इनकम का टोटल इनकम उनके पास है। ये एक फैक्ट है जो कि इनइक्वालिटी दिखाता है देश में, गरीब हो रहा है। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि जो है टैक्स घटाना चाहिए तेल पे कि नहीं घटाना चाहिए। तेल पे अगर आप टैक्स नहीं घटाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसमें फिर गरीब मारा जाएगा। और हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। ये एक तथ्य है, इसको आप नहीं नकार नहीं सकते। मैंने उनसे तब पूछा जो है आप ये जो बात करते हैं ना कि फ्री में जो राशन दिया जाता है और वो 3-3 हजार रुपए और 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं, वो सपोर्ट दिया जाता है, वो भी एक जो है बाकी पार्टियों ने भी इसको सजेस्ट किया था। और देश में आप ये देखिए जगह जगह जो नौकरियों की कमी है, आर्मी तक में भर्ती नहीं हो रही, उसके खिलाफ युवा प्रदर्शन करता है। ये हम आंख मूंद के ऑस्ट्रिच मेंटालिटी में ये नहीं कह सकते कि सब चंगा है, ये केवल मोदी जी कह सकते हैं कि सब चंगा है, क्योंकि वो आप वही बात कहेंगे कि इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं फिर अगर ये सारी बातें गलत हैं। क्योंकि वही बात की इलेक्शन जब वो लड़ने जाते हैं तो लाल टोपी रेड अलर्ट हो जाती है और कुछ लोगों को वो कपड़ों से पहचानने लगते हैं और 80-20 तरह तरह के फिर मंदिर मस्जिद होने लगता है। तो वो दो अलग अलग चीजें। हम लोग अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो तथ्यों पे बात करें।
और ये जो पीठ टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी है, ये डीमोनेटाइजेशन से टूटी है, ठीक। कोविड का भी उसमें अच्छा, मुझे बताइए आशुतोष जी, नकार नहीं सकता। रीढ़ की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, आपके हिसाब से हड्डी थी ही नहीं कभी, सब मान लिया मैंने, लेकिन मुझे बताइए कि तभी तो मोदी जी उसको बेच रहे हैं आज। अरे पर मैं कह रहा हूं सब टूट गई, सब बर्बाद हो गया, मैं मान लिया। खड़े किए थे जो ये आज बेच। आशुतोष जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं सब टूट गई, इधर की हड्डी उधर की हड्डी सब टूट गई, बावजूद इसके कैसे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ऊपर जाएगी, ये प्रिडिक्शन मैं नहीं, आईएमएफ कर रहा है, ये कैसे कर रहा है ये बताइए। आप जो प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी आरबीआई ने अपना ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन घटाया है। आरबीआई का मैं आपसे ये पूछ नहीं आशुतोष जी, फिर मैं मेरा प्रश्न सुनिए, नहीं मेरा प्रश्न सुनिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। आप जो कह रहे हैं वो बात को घुमा रहे हैं, मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं। सुनेंगे नहीं क्योंकि जवाब सुनने का आप में दम नहीं है। जवाब सुनिए, जवाब तब सुनूंगा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए फॉर एप्पल होता है, आप कह रहे हैं जेड फॉर जीब्रा होता है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए आशुतोष मिश्रा जी कि अगर सब कुछ इस आदमी ने, इसकी नरेंद्र मोदी सरकार ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो आईएमएफ का डेटा और दूसरे सारे डेटा ये कैसे कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से अभी सुन लीजिए, सब्र रखिए, सबसे तेजी से ऊपर जाएगी, और उसके बाद फिर जब परिस्थितियां बदली, रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ और कोरोना की फिर और लहर भी आ गई, बावजूद इसके दुनिया में जो जीडीपी ग्रोथ है उसका सबका रेशियो कम हुआ, फिर भी भारत नंबर 1 पर, ये कैसे हो रहा है? अरे भाई अगर आप देखें तो ये जो सारी स्टैटिस्टिक्स होती हैं ये उस पे बेस्ड होती हैं कि जो सरकारी डेटा दे रहा है वो सही है, और यहाँ पे लोग सरकारी डेटा जो मोदी गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट करने के लिए कभी बेस ईयर बदल देती है, कभी जो है वो कंजम्पशन डेटा देती ही नहीं है, एक्सपेंडिचर डेटा देती ही नहीं है। तो आशुतोष जी मैं अब क्या ही बोलूं, अर्ध सत्यों पे बेस्ड, मतलब मोदी सरकार से पहले बेस ईयर नहीं बदला, ये कहां से भाई, इनको कहिए। आशुतोष जी मैं मेरे पास बोलने को कुछ बचा नहीं आपके लिए, मैं क्या ही बोलूं, कुछ समझ के बात करें, लोग सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी अब आप बोल रहे हैं, आपको लेकर भी उन्होंने कुछ बोला था, आप जवाब दे, मैं क्या ही बोलूं, मुझे नहीं समझ में। हर्षवर्धन मैंने ये कतई नहीं कहा, हर्षवर्धन जी को कुछ नहीं मालूम है, आपको और विवेक जी को सब मालूम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, जब आप कहते हैं कि आईएमएफ के पेपर को किसी मोदी भक्त ने लिखा है, तो ये आप देश संस्था को, उस पेपर को सबको आप डिमीन कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कम से कम इन चीजों से बचिए। आप देश के बड़े अर्थशास्त्रियों को कहेंगे कि मोदी भक्त है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो जो मोदी का विरोध करेगा उसको आप अर्थशास्त्री मानेंगे। एक मिनट हर्षवर्धन जी, आप इस पर एक मिनट आशुतोष जी, मैंने आपको सुन लिया। अब फर्जीवाड़ा इस लेवल पे, भाई देखिए, मैं हर्षवर्धन जी और सुशांत सरीन, इनको तो आपने जीरो कह दिया कि ये जीरो है, नरेंद्र मोदी को आपने जीरो कह ही दिया कि इनको और उनकी सरकार को कुछ नहीं, जीरो नहीं कहा। अच्छा नहीं, सुन लीजिए, मैं आप लोग नहीं, मैं कह रहा हूं आपने आईएमएफ को भी जीरो कर दिया कि इनको कुछ पता नहीं होता, डेटा गलत उठा के और उस पर बोल देते हैं। सुशांत, हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी आशुतोष जी, देखिए लोगों के ऊपर लालचन इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आपको उनकी राय पसंद नहीं है। जब अब विरमानी जी जिनका वो पेपर के बारे में बोल रहे हैं, उनका जो कैरियर है वो मनमोहन सिंह के बहुत क्लोज एसोसिएट रह चुके हैं, कांग्रेस सरकारों में वो शायद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, तमाम वो पोस्ट ऑक्यूपाई करी हैं, और इस देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों में उनका शुमार होता है। उनको आप, क्योंकि उन्होंने एक पेपर लिखा जो शायद आपको पॉलिटिकली पसंद नहीं है, जो बेशक वो ये दिखाता है कि भारत में गरीबी, उनकी एस्टिमेट, आप उनके एस्टिमेट्स को क्वेश्चन कर लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन उनके ऊपर लालचन लगाना, ये संघी है, ये है, ये बीजेपी का है, ये मोदी भक्त है, ये आपको शोभा देती है इस तरीके की बात करना? भाई कोई सेंसिबिलिटी रखेंगे, कोई हम सभ्यता रखेंगे, कोई तरीके से बात करेंगे कि ऐसे क्योंकि वो आपके सामने नहीं है आपने ऐसे ही आप एक एलिगेशन लगा दिया। अगर है भी मोदी भक्त, आप उनका जो डेटा है उसको क्वेश्चन, आप उनका जो डेटा है आशुतोष जी, आप उसको क्वेश्चन करें। सारे दुनिया भर के कम्युनिस्टों को गाली दे रहे हैं, और विरमानी जी जो है एडवाइजर थे, भाई मैं विवेक जी के साथ मेरा वाद विवाद हो रहा है, अगर वो मोदी भक्त विवेक जी कम्युनिस्ट है, मैं उनके साथ उनकी मैं टांग खींच रहा हूं, समर्थक वो वापस भी तो रिटेलिएट कर रहे हैं ना। ये कहते हुए कि मैं इनका समर्थक हूं,
अच्छा लेकिन एक मिनट सुशांत भाई, एक मिनट, क्या हुआ? ट्विस्ट करेंगे तो सुशांत भाई एक मिनट, आशुतोष जी, ये जो आप लोग बार बार कहते हैं मोदी भक्त, मैं तो आज तक इतने साल से यही जानता हूं, भक्त तो भगवान का ही होता है, तो आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं? नहीं, ये आपको गलतफहमी है। तो आपको गलतफहमी तो है। भक्त यहाँ पे कैसे होता है रावण के भी भक्त हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कैसे? रावण के भी भक्त पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। रावण आप के शायद भक्त हिंदुस्तान में परिचित नहीं है पूरी तरह से। रावण के भक्त हिंदुस्तान में भगवान की भक्ति नहीं होती है। अच्छा, और किसकी किसकी भक्ति होती है? आशुतोष जी आज अलग लेवल पर। आप जब अपने अगले क्लास के लिए सब्जेक्ट बनाइएगा उसका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए, वो छोड़ दीजिए, ये बताइए, आईएमएफ भी आशुतोष जी के मुताबिक उनके पास डेटा गलत गया, इसलिए उसने प्रिडिक्शन कर दिया कि इंडिया जो है उस सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगा। उसको समझ में नहीं आया कि क्या होगा, यहां भी झोल हो गया। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि हालांकि सुशांत जी ने उस बात को कह दिया, सुशांत सरीन जी ने, और उस पेपर को जिन 3 लोगों ने लिखा है उनकी क्रेडिबिलिटी पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो मुझे लगता है कि पहले तो उसे अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रियों के बारे में थोड़ा तो पढ़ लेना चाहिए। टीवी पर तो कोई कुछ भी बोल सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये पेपर है क्या? ये पेपर है कि जब दुनिया इस चाइनीज वायरस से तबाह हो गई तो लोगों ने अपने देश को संभाला कैसे, और उसमें ये बहुत कैटेगरिकली कहा गया है कि भारत ने जिस तरह की स्कीम्स चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी वजह से जो लोग गरीबी से भूखमरी में चले जाते हैं वो नहीं गए। लोगों की गरीबी उस तरह से नहीं, फिर बीच में बोलने लगे अरे बड़ी खराब आदत है, बहुत ये बड़ी खराब। अच्छा, वो सिर्फ गलत बोले हैं, वो सिर्फ गलत बोले। अभी आप एक तत्व नहीं बोल पाते विवेक जी। मैंने आपको पहले भी 5 तथ्य गिना के बताए, एक का जवाब आप नहीं दे पाए। टीवी पर आप झूठ बोल देते हैं, उसके बाद आप बीच में सोचते मजा लेना है। अरे ये हम लोग मजा लेने डिबेट नहीं आते। आपके पास देखिए, आप क्या है, आपका काम धंधा अच्छा चल रहा होगा, हम लोग सीरियस डिबेट में आते हैं। हमारा यही काम है, पत्रकारिता के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा ठीक है, समय कम है। हर्षवर्धन जी आप छोटे में बोलिए। हर्षवर्धन जी समय नहीं है, मजाक करने आपसे थोड़ी ना आते, सीरियस डिबेट में आते। 10 सेकंड का एक सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आप आराम से बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि साहब, नहीं मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ सर, कि आपने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बेसिस शिफ्ट अप हो जाएंगे साहब, ये चाइना से जापान से सब हटेगा काम, और ये ऑलरेडी लोग इनको छोड़ रहे हैं और वो सारे के सारे बेसिस इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगे। अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को देखते हुए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखते हुए, जो आपकी कंडीशन चल रही है, क्या आपको एक जुमला नहीं लग रहा कि ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि हमारे सुने, भारत हमारे देश में एग्रीकल्चरल दुनिया के किसी भी देश से अच्छा है, और चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग लाइन के सामने आप भारत के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए विवेक जी। नहीं, कहां आप तुलना कर रहे हैं? क्या टेक्निकल डिस्कशन है? कहां तुलना कर रहे हैं आप? नहीं, और चाइना से आप तुलना कर रहे हैं, कहां से तुलना कर दे रहे हैं? उसमें भावनात्मक क्यों हो रहे हैं विवेक जी? टेक्निकली विवेक जी, मैन्युफैक्चरिंग में जापान, अरे रशिया, अमेरिका, बोलने से पहले चाइना, सोच ये लिया कीजिए। आगे है ना। आप नहीं मानते कि चाइना का एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस है जिससे वो अरे कमाल कर रहे हैं। एक तरफ आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कुछ और बात कर रहे हैं। आपकी समस्या है, मैं दोनों बातें आपको बोल रहा हूँ। चलिए मैं बस इतना कहूंगा सर, जिसके अंदर मस्जिदों पे भगवा झंडे गाड़े जा रहे हैं। देखिए मैं ये कहूंगा कि जो फैक्ट्स हैं उस पर चर्चा हो, फैक्ट्स घुमाए ना जाएं, और कम से कम देश की बात हो कि जहां कुछ अच्छा हो उसको एक्नॉलेज किया जाए, कुछ गलत है तो उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये सारी बातें जरूर है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में मेरे पास इतना ही